हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे ऑब्जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और चैप्टर मतलब कि जो हमारा ऑब्जी का सिलेबस है बहुत ही लेंथी है और बार बार मतलब कि अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन आपको है ना 7 स्टार 5 स्टार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आपको भी खुद को भी पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इनमें मैंने मेंशन किया हुआ कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो करते हैं हम स्टार्ट आज का टॉपिक। इसमें हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि कौन से टॉपिक में क्या लिख सकते हैं, अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुपरफिशियली। तो मैं अपने कैमरे को ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से स्क्रीन शो हो जाए, मेरी जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आपको दिख जाए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। पहला है था डिफाइन मिडवाइफरी, मतलब कि मिडवाइफरी क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है वो आपको बताना है। मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके असेसमेंट होता है, उसका मतलब कि एब्डोमिनल असेसमेंट हो गया, उसका पेल्विक असेसमेंट हो गया। ठीक है, तो जो भी केयर प्रोवाइड की जाती है वो किसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर ट्रेंड्स इन द नर्सिंग, ठीक है, और करेंट ट्रेंड्स क्या है ये आपको बताना होगा। करेंट ट्रेंड्स और ट्रेंड्स का मतलब होता है जो भी हम फैसिलिटीज़ अभी हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल करवा रहे हैं प्रेग्नेंट वुमन को, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, मतलब कि उसका हॉस्पिटल के अंदर स्टे है ना उसको कम किया गया है, मतलब कि कम से कम वो हॉस्पिटल के अंदर रुके और जल्दी से जल्दी उसको केयर प्रोवाइड की जाए, हाई टेक्नोलॉजिकल केयर प्रोवाइड की जाए। ठीक है, एंटीनेटल केयर्स प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो वो आपको इसके अंदर आपको अच्छे से लिखना है। फिर आता है प्री कंसेप्शनल केयर। प्री कंसेप्शनल का मतलब होता है कि ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस, मतलब कि मिलने से पहले दी जाने वाली केयर कौन कौन सी होती है, जैसे कि न्यूट्रिशनल केयर उसको प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, उसको बताना है कि स्मोकिंग और एल्कोहल आपके लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं, आपके न्यू बेबी जो आप कंसीव करोगे उसके लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हेल्थ एजुकेशन वगैरह देना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है उसको। ठीक है, तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन उसको देना है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को भी देखना है, ये 15 और 18 दो बार पूछा गया है। फिर आता है रोल ऑफ नर्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक, मतलब कि नर्स का क्या रोल रहता है। देखिए कहीं पे भी क्वेश्चन आए ना नर्सिंग के अंदर रोल बताइए, तो रोल मैक्सिमम में यही होता है, जैसे कि एडवाइजर का हो गया, एजुकेटर का हो गया, ठीक है, काउंसलर का हो गया। ठीक है, तो ये कॉमन से होता है जो आपको हर एक चीज़ में लिखना है। और भी जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ठीक है, प्लानर का काम करेगी, कोऑर्डिनेशन करना है उसके साथ, तो ये सारे काम उसके नर्स के होंगे जो आपको अच्छे से लिखना है। फिर आता है मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी। ठीक है, मतलब कि माँ के मैटरनल मोर्टिलिटी आपको बतानी क्या होती है, मॉर्बिडिटी क्या होती है वो आपको बताना है। ठीक है, डेफिनेशन बतानी है, कॉज बताना और इसकी स्टेप्स ऑफ द रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी, मतलब कि इसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या हम स्कीम चला रहे हैं, कौन कौन से कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, तो वो आपको बताना है। ठीक है, मैं अभी ओनली फॉर क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, या फिर टेलीग्राम पे चैनल है मेरा नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन से, उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। फिर चैप्टर सेकंड यूनिट सेकंड में चलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए भाई, कि रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे बोलते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो बताना है आपको। फिर लेवल डायग्राम, मतलब कि जैसे कि यूट्रस का पूछ लिया तो यूट्रस का क्या पता होना चाहिए आपको, लेवल डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो उसका आपको क्या पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए। भाई फंडस होता है, ये फिमरी होती है, फेलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर चलते हैं नॉर्मल फीमेल पेल्विस के फीचर्स क्या होता है, मतलब कि जो फीमेल की जो पेल्विस होती है उसके क्या क्या फीचर्स होती है, ये क्या शॉर्ट नोट्स में पूछा गया, तो एक बार आप पढ़ सकते हो उसको। फिर डिफरेंस बिटवीन ट्रू पेल्विस और जो फॉल पेल्विस है उसके अंदर डिफरेंस बताना है। ट्रू और फॉल्स पेल्विस का मतलब होता है जो पेल्विक ब्रीम होता है ना, पेल्विक ब्रीम, तो एक बार आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि पेल्विक ब्रीम क्या होता है। ठीक है, तो पेल्विक ब्रीम के ऊपर होता है ना उसको बोलते हैं फॉल्स पेल्विस, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं ट्रू पेल्विस। ठीक है, फिर आता है ट्रू पेल्विस विथ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स वेराइटीज। ठीक है, जो ये ना ट्रू पेल्विस, तो ट्रू पेल्विस की आपको क्या लैंडमार्क्स बतानी है, जैसे कि एपी डायमीटर हो गया, ट्रांसवर्स डायमीटर हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में कितनी लेंथ होती है, 13 सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, वो एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि वेरिएशंस, जो भी वेरिएशंस है लैंडमार्क्स के अंदर वो भी आपको देखना है। ठीक है, इन द पेल्विस शेप में। फिर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपको पता होनी चाहिए भाई क्या होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कब आती है, मेनार्की कब होती है, मेनोपॉज कब होती है, तो ये इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन लिखते हो तो इसके अंदर मंथली ब्लीडिंग आती है। ठीक है, और वेजाइना बाय द वेजाइना आती है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से बता सकते हो। फिर उसका डायग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, नहीं भी हो रहा है तो मैं बता देता हूँ डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम वो इस प्रकार से हमने 12th की नोटबुक में पढ़ा था ना, कि यहाँ पे तो वो आएगी एंडोमेट्रियम का जो भी वो क्या बोलते हैं सेडेशन हो रहा है, सेड हो रही है, तो उसके बारे में जो भी पोजीशन होगी जिस टाइम में, तो वो बताना कि यहाँ पे लिख दिया डे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 14 पे ओव्यूलेशन कराएंगे, तो फिर उस टाइम में क्या रहेगा, टेम्परेचर तो वो यहाँ पे बढ़ता है ज़रा सा, तो वो बताना है, ओव्यूलेशन के टाइम बढ़ता है। हार्मोनल चेंजेस बताना है कि कौन सा हार्मोन कब कैसे रहता है। ठीक है, तो वो एक डायग्राम है जो आपने 12th में पढ़ा होगा, सेम वही डायग्राम यहाँ पे लिखना है, परफॉर्म करना है।
फिर आता है डायग्राम का, फिर फिजियोलॉजी बतानी होगी भाई कैसे डिस्चार्ज होता है, कैसे क्या चीज़ें होती है, ठीक है, कौन से हार्मोन्स का इसके अंदर योगदान रहता है, वो सारा एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो आपको बताना होगा। फिर आता है ये अगर आपका सुना हुआ है निर्देशन, निर्देशन का मतलब होता है इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है क्योंकि जो भी हमारा जाइगोट है, ठीक है, मतलब कि फर्टिलाइज या जाइगोट बोल दो या फर्टिलाइज ओवम बोल दो, ठीक है, जो फेलोपियन ट्यूब से कहाँ आएगा? यूट्रस के अंदर आएगा, ठीक है। तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है, उससे क्या होता है? जुड़ता है, एडिशन होता है उसके अंदर, क्या होता है? जुड़ता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर आता है प्लेसेंटा। फिर आता है प्लेसेंटा फंक्शंस स्ट्रक्चर प्लेसेंटा, कि इस पर 7 स्टार मार्क किया गया है, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या होता है? इसके फंक्शंस बताने, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बतानी है आपको, और प्लेसेंटा एंड कोड अबनॉर्मलिटीज़, कौन कौन सी अबनॉर्मलिटीज़ होती है, ठीक है, वो आपको बताना है। जैसे बायोलोबिडा हो गया, ठीक है, तो सक्शन चूरेट लोब हो गया, ठीक है, तो ये इस प्रकार से है लोब है, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी अबनॉर्मलिटीज़ होती है, उनको एक्सप्लेन करना है। ये 8 नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है फिटर सर्कुलेशन हो गया, लेवल डायग्राम बताना है। फिटर सर्कुलेशन आपने 3rd ईयर के अंदर पीडीएम में पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर है ना, आपको पीडीएम में जो आपने पढ़ दिया ना 3rd ईयर के अंदर, वही वापस से पूछे गए हैं, ठीक है। तो फिटर सर्कुलेशन क्या होता है, इसका लेवल डायग्राम बनाइए। फिर दोस्तों तो फिर अब चलते हैं प्लेसेंटल डेवलपमेंट फ्रॉम द कंसेप्शंस, फिटल डेवलपमेंट, ये ना पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आता है फिटल स्कल। फिटल स्कल के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, 2015 में आया, तो आप इसको भी देख सकते हो। फिर आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब कि क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है वो आपको बताना है, कि यूट्रस में क्या चेंज आएगा, उसकी साइज बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, कहाँ से बढ़ेगी, सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। फिर आता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, क्या क्या साइन सिम्टम्स शो होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, वो आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 19, 18, 11 और 2008 के अंदर पूछा गया। फिर आता है डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी विद द कंफर्मेटिव टेस्ट। पहले तो डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी कैसे करेंगे उसके बारे में बताना है। फिर कंफर्मेटरी टेस्ट, मतलब कि आप कैसे कंफर्म करोगे कि इसको फीमेल को प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो उसका आपको बताना है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, ठीक है, USG वगैरह हो गई, तो इनके बारे में अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है एंटीनेटल केयर। भाई साहब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना। एंटीनेटल केयर या प्रीनेटल केयर के नाम से आएगा, 20, 19, 18, 16, 15, 12 में पूछा गया है, ठीक है। ये 16 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, तो उस हिसाब से आपको करके आना होगा। अगर 16 नंबर का पूछेगा तो उसके अंदर और क्या ऐड करेगा? मेथड ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, मतलब कि कौन कौन से मेथड से जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो इसके अंदर आप वो स्टेप्स लिख सकते हो, मैन्युअल वाली, ठीक है, 4 मैन्युअल होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आप अच्छे से बता सकते हो। फिर रोल ऑफ नर्स इन द एंटीनेटल असेसमेंट, जब एंटीनेटल असेसमेंट किया जाता है तो उसके अंदर नर्स का क्या रोल रहता है वो आपको बताना है। हेल्थ एजुकेशन प्लान फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेंस, ठीक है, उसके बारे में बताना है। 2015-18 में 2 बार पूछा गया। 2018 में क्या एडवाइस पूछी गई थी, मैं ये जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको एंटीनेटल केयर के दौरान क्या एडवाइस करोगे। फिर एंटीनेटल एक्सरसाइज, इसका 2019 में शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एंटीनेटल एक्सरसाइज हो गई, तो एंटीनेटल एक्सरसाइज क्यों की जाती है? पेन को कम करने के लिए दी जाती है, और जो फुट्स के अंदर स्वेलिंग आती है, एडिमा हो जाता है, उसको कम करने के लिए दी जाती है, ठीक है। और ड्यूरिंग लेबर के दौरान पेन हो, और वेजाइना से जो डिलीवर होने वाला जो बेबी है लेबर के दौरान पेन कम हो, उसके लिए हम क्या फीमेल को एंटीनेटल एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। फिर आती है टीनेज प्रेगनेंसी। टीनेज प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी होती है ना, जैसे कि 15 से 20 की उम्र के बीच में अगर कोई प्रेग्नेंट हो रही है वुमन, तो उसको हम टीनेज प्रेगनेंसी के अंदर रखेंगे। फिर आता है एनीमिया इन द प्रेगनेंसी। एनीमिया इन प्रेगनेंसी का मतलब कि ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, वो आयरन की कमी की वजह से हो गया है, या कोई फ्लूइड लॉस हो गया है, ठीक है, ब्लीडिंग वगैरह हो गई, उसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन जनरेट हो गई इन प्रेगनेंसी में, तो वो आपको बतानी है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, तो ये CST टेस्ट बोलते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है, 2017 में पूछा गया है। फिर चलते हैं हम चैप्टर 4 में। भाई साहब इस चैप्टर को आप जितनी बार पढ़ना चाहो उतना पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्मल लेबर होती है उसके बारे में पूछ सकता है, फिजियोलॉजी होती है नॉर्मल लेबर, ठीक है, उसके टाइप्स आ गया, ठीक है, और मैकेनिज्म, स्टेजेस पे ना 7 स्टार मार्क करना आप। 4 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो उसकी फिजियोलॉजी पूछ सकता है आपको। जो स्टेजेज है उनकी फिजियोलॉजी पूछ सकता है कि फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है और फोर्थ में क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में मैं बता देता हूँ आपको सुपरफिशियली। जो फर्स्ट है उसमें क्या होता है कि जो ट्रू पेन से स्टार्ट होता है, ट्रू पेन से कहाँ तक होता है, सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक, 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक की जो प्रोसेस होती है वो इसके अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर रखेंगे। सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज के हम कहाँ रखेंगे, डायलेशन से, सर्विक्स के डायलेशन से लेबर तक की प्रोसेस को रखेंगे। थर्ड में लेबर से जो हमारा प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के डिलीवर होने तक की प्रोसेस को रखेंगे। फोर्थ में 1 आवर्स, क्या 4 में हम रखेंगे कि 1 आवर्स तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ें अपन को देखना है। फिर आती हैं ट्रू और फॉल्स लेबर, किसको बोलेंगे। ट्रू और फॉल्स लेवल को भी अच्छे से आप पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंस भी पूछ सकता है इसके अंदर, ट्रू लेबर क्या होता है, फॉल्स लेबर क्या होता है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इनका मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ के जाना। और जो थर्ड स्टेज है ना, इसका एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर, इसको अच्छे से पढ़ के जाना।
फिर आता है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि किसी भी लेबर की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना, क्या करना, स्टार्ट करना, इनिशिएशन करना। स्टार्ट करने को क्या होता है, इंडक्शन ऑफ लेबर। एक होता है ऑगमेंटेशन। क्या होता है, ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है जो स्टार्ट की गई है लेबर की प्रोसेस उसको इंक्रीज करना, मतलब कि उसकी दर को बढ़ा देना। भाई कॉन्ट्रैक्शन है ना, कुछ जल्दी हो तो इसको ऑगमेंटेशन कहा जाता है। फिर आता है एपिजियोटोमी। क्या कहती है भाई साहब, इसको 5 स्टार क्वेश्चन मार्क कर लेना, बहुत बार पूछा गया है तो अच्छे से पढ़ के जाना। एपिजियोटोमी क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, इंडिकेशंस, पोस्ट प्रोसीजर केयर हो गई, ठीक है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। फिर पार्टोग्राम पढ़ के जाना है। पार्टोग्राम क्या होता है, इसके अंदर जो फीमेल की सर्विक्स होते हैं उसका डायलेशन वगैरह होता है, वो लिखा जाता है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया जाता है, इस प्रकार इसका ग्राफ होता है, आपको देखा हो तो, ठीक है। तो ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है और ठीक है, तो एक बार आप देख लेना पार्टोग्राम क्या होता है। फिर चलते हैं आपके 5th चैप्टर। 5th चैप्टर के अंदर देखिए 4th चैप्टर के अंदर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लेबर क्या होता है, इसके टाइप्स वगैरह ये पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें ना नॉर्मल परप्यूरियम, भाई साहब ये भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परप्यूरियम वाला बार बार पूछा जाता है, तो आप परप्यूरियम को अच्छे से पढ़ के जाना। इसकी फिजियोलॉजी देखना, नर्सिंग मैनेजमेंट देखना और काउंसलिंग ऑफ द पोस्ट नेटल मदर, मतलब कि जो जैसे कि लेबर हो गया, लेबर के बाद में बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद में हम क्या करेंगे कि उस फीमेल की काउंसलिंग करेंगे कि उसके अंदर जो भी उसके बॉडी ऑर्गन्स थे, जैसे यूट्रस हो गया, ब्रेस्ट हो गया, सर्विक्स हो गई, वेजाइन हो गई, वो वापस से अपनी प्री पोजीशन गेन किया है कि नहीं किया, उसकी क्या करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे। फिर चलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द लैक्टेशन। लैक्टेशन की फिजियोलॉजी बतानी है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे कि प्रोडक्शन के लिए कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हो गया, ठीक है। और डिस्चार्ज लेकिन निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और इनकी फिजियोलॉजी बतानी होगी भाई किस प्रकार से लैक्टेशन की प्रोसेस होती है। फिर चलते हैं आगे यूनिट 6 में। यूनिट 6 में क्या होता है, इमीडिएट असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न। देखिए ये सब चीज़ें आपने ना 3rd ईयर में पढ़ लिया है। और जैसे कि न्यूबॉर्न का असेसमेंट कैसे करेंगे, एक होता है इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, नियोनेट, ठीक है, नॉर्मल नियोनेट का इमीडिएट केयर क्या क्या प्रोवाइड करेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए आप बोलोगे कि सर इन दोनों क्वेश्चन में तो सेम से ही है। इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, असेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे बेबी आया हमारे पास तो उसका क्या क्या असेसमेंट करेंगे, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, ठीक है, उसका सेचुरेशन चेक करेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है भाई कितना उसका सिचुएशन आ रहा है, उसको ऑक्सीजन सक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है, वो सारे देखेंगे। अबगार स्कोर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें किस में आएगी, असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न में आएगी। अब सेकंड है इमीडिएट केयर ऑफ द नॉर्मल न्यूनेट। अब मतलब इमीडिएट केयर क्या प्रोवाइड कराओगे भाई, इमीडिएट केयर का मतलब हो गया जो हमारा बच्चा था उसको नॉर्मल हो गया तो उसका क्या क्या केयर प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि उसका कोल्ड क्लैंपिंग करेंगे, ठीक है, उसको डिहाइड्रेट करेंगे, ठीक है, लेकिन वार्म चेन उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा अंदर से आया तो उसको वार्म एनवायरनमेंट से आया तो उसको हम बाहर भी है ना वार्म एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जैसे मदर के ऊपर उसको मदर की चेस्ट के ऊपर उसको रख दिया बेबी को, ठीक है, ताकि वो अच्छे से अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो शो कर सकें। फिर आते हैं हाइपोथर्मिया क्या होता है, ठीक है। हाइपोथर्मिया क्या होता है कि जो होता है ना, देखिए एक तो होता है हाइपोथर्मिया ऑफ इन न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न का जो टेम्परेचर होता है ना वो कितना होता है नॉर्मल, वो होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर वो 37.5 से नीचे जाता है, क्या जाता है, नीचे जाता है, तो उसकी कंडीशन में जाएगा, वो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाएगा, ये आपको बताना है। फिर इसके टाइप्स बता देना, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर 36 से 36.5 के बीच में जा रहा है तो उसको बोलेंगे माइल्ड, और 32 से, और अगर 32 से 36 के बीच में जाएगा तो उसको मॉडरेट रहेंगे, और 32 से अगर नीचे जाएगा टेम्परेचर तो उसको हम रख देंगे सीवियर हाइपोथर्मिया के अंदर, ठीक है। फिर आता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है 6 मंथ तक बेबी को कुछ भी नहीं खिलाना है, ना ही कुछ और पिलाना है मिल्क के अलावा, बल्कि ओनली फॉर मिल्क ही उसको सप्लीमेंट के रूप में देना है, वो भी ब्रेस्ट मिल्क होना चाहिए, बॉटल मिल्क नहीं देना है। फिर आता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, डिसऑर्डर्स ऑफ द प्रेगनेंसी असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग द मैनेजमेंट। देखिए ये क्वेश्चन 10, 13, 14, 15 और 16 में पूछा गया है। और असेसमेंट हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी होता है ना, इसका असेसमेंट 2019 के अंदर पूछा है, तो एक बार इसको पढ़ के जाना। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, डिसऑर्डर ऑफ द प्रेगनेंसी, ओके भाई। कौन सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है उनके बारे में आपको बताना है। फिर उसका मैनेजमेंट कैसे करो वो बताना है। NST बताता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में आपको बताना है। फिर चलते हैं अबॉर्शन क्या होता है, अबॉर्शन के बारे में बताना है कि उसके कोज क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, और इनके अंदर डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। अबॉर्शन के जो भी टाइप्स हैं उनके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। फिर चलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है। एंटीपार्टम हेमरेज ये होता है प्रीक्लेम्शिया हो गया, वो क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज, ओके। एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि ब्लीडिंग होना, ठीक है,
ब्लीडिंग होना। एंटी का मतलब होता है कि लेबर से पहले। लेबर से पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके दो कारण होते हैं, एक तो होता है प्लेसेंटा प्रीविया और एक होता है अब्रुप्टियो प्लेसेंटा। तो इनको अलग अलग पढ़ना है आपको और इनके अंदर डिफरेंस भी देखना है कि क्या होता है। और यही है ना, इसके टाइप्स भी होते हैं, फिर इसके कोर्स बताने की किस वजह से होता है, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, फर्स्ट 24 आवर्स में क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करोगे उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आता है ये हो गया। फिर आता है डायबिटीज़ मेलिटस। ये स्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है, 18 और 16 में 2 बार पूछा गया। RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है, ये पढ़ो तो देख लेना। बाकी PIH पढ़ना है आपको। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो 7 नंबर चैप्टर है ना, उसके अंदर 3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और ये है ना स्टार मार्क किए हुए हैं। एक तो आपको पढ़ना है हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, एक आपको पढ़ना है एंटीपार्टम हेमरेज, और एक आपको पढ़ना है PIH। अगर NST शॉर्ट नोट्स में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, एक अबॉर्शन पढ़ लेना शॉर्ट नोट्स के लिए, और तो बस यही है ना। ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी पूछ सकता है, लेकिन डायबिटीज़ का क्या होता है कि जैसे कि सेकंड ईयर में पूछ लिया, थर्ड ईयर में पूछ लिया, तो फोर्थ ईयर में के चांसेस थोड़े कम रहता है। तो इसलिए आप है ना जो इस OBG सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। अब आपको पूछा लिया जाए कि रिटेंट प्लेसेंटा क्या होता है, तो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिटेंट प्लेसेंटा का मतलब होता है कि जब थर्ड स्टेज में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लेबर की जो थर्ड स्टेज है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्लेसेंटा होता है ना, वो क्या हो जाता है, यूट्रस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूट्रस से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बट कई बार क्या होता है कि जो प्लेसेंटा का है ना, छोटा सा पार्ट कहाँ रह जाता है, यूट्रस के अंदर चिपका हुआ रह जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं रिटेंट प्लेसेंटा। तो इसका रिटेंट प्लेसेंटा का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, क्योंकि यूट्रस है ना उस पार्ट को, बॉडी के पार्ट को बाहर निकालने का प्रयास करता रहेगा, उस बॉडी के पार्ट को क्या करेगा, बाहर निकालने का करेगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, PPH के चांस बढ़ सकते हैं। फिर आता है आपके हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरियम। ठीक है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरियम। यदि किसी भाई को अगर PDF देखने में समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बता देना, मैं उसको PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अवेलेबल करवा दूंगा। फिर आता है हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरियम। क्या होता है, ये होता है इसके क्लिनिकल फीचर्स देखना है। हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरियम का मतलब होता है एक्सेसिव अमाउंट में उसको क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरियम कहते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर लिखना, इसका कोज भी लिखना। ठीक है, क्यों होती है ये भी बताना, कौन से हार्मोन की अधिकता की वजह से होता है, HPL होता है शायद, है ना, एक बार कंफर्म कर लेना। फिर होता है इन्वेस्टिगेशन हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, ये 19 और 20 में 2 बार पूछा गया, तो आप इसको पढ़ सकते हो। एक होता है हाइड्रेटिफॉर्म मोल, जिसे H मोल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो हमारा जो गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट होता है ना, उसकी डिजीज़ है। ठीक है, ये एक प्रकार का कैंसर भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, कैंसर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया था। फिर आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या हो गया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब हो गया कि जो भी जायगोट है वो नॉर्मली कहाँ लोकेटेड होता है, नॉर्मली लोकेटेड होता है वो है यूट्रस के अंदर। कहाँ, यूट्रस के दीवार के अंदर। ठीक है जी, नॉर्मली लोकेटेड कहाँ होता है, यूट्रस की दीवार के अंदर लोकेटेड होता है। नॉर्मली कहाँ लोकेटेड होता है, यूट्रस की दीवार के अंदर लोकेटेड होता है। बट बाई चांस अगर वो फेलोपियन ट्यूब में ही अटैच हो जाए, ठीक है, या कहीं दूसरी जगह अटैच हो जाए, तो उसको बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसके टाइप्स देख लेना, क्लिनिकल फीचर्स देख लेना, और इसके देख लेना डायग्नोसिस कैसे करोगे वो चीज़ देख लेना। फिर अगर इमरजेंसी मैनेजमेंट में कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो क्या क्या करोगे, और मैनेजमेंट ऑफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट कैसे करोगे, ये 19, 14 और 12 में पूछा गया, तो 5 स्टार क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। ये होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब हो गया जैसे ट्विन प्रेगनेंसी हो गया, 3 बच्चे हो रहे हैं एक साथ, तो उसके बारे में आपको बताना है, कोज नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, और ट्विन प्रेगनेंसी क्या होती है, टाइप्स बताना है, और डिफरेंस करना है कि आपको मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन क्या होता है। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि जब बेबी फिटस होता है, तो उस दौरान अगर मदर का न्यूट्रिशन है ना, अगर कम है ना, न्यूट्रिशन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो जो फिटस की जो ग्रोथ है ना, वो क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है, जिसे इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहता है। फिर आपको टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में 2019 में पूछा गया है और इस बार पूछा जा सकता है। टॉर्च की टॉक्सोप्लाज्म, O का मतलब होता है अदर, R का मतलब होता है रूबेला, और C का मतलब होता है, C का मतलब क्या होता है, साइटोमेगली वायरस, और H का होता है हर्पीज वायरस। ठीक है, साइटोमेगली वायरस और हर्पीज वायरस। C का एक बार कंफर्म कर लेना, C को साइटोमेगली वायरस ही बोलते हैं या कुछ और आता है, CMV आता है कुछ ऐसा, साइटोमेगली, हाँ सही है, साइटोमेगली वायरस हो गया, और ये हो गया H4 हो गया हर्पीज वायरस। तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फिर आता है अब नॉर्मल लेबर क्या होता है, असेसमेंट और मैनेजमेंट इसका देखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर्स में क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का मतलब हो गया कि बेबी का साइज़ तो नॉर्मल है, बट जो हमारी पेल्विस है वो क्या है, छोटी है। पेल्विस जो द्वार होते हैं ना, जहाँ से बेबी बाहर निकलता है, तो वो क्या है, छोटी है। तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो गया, 19, 17 और 18 में पूछा गया। फिर आपको देखना है डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और सिफेलो पेल्विक डिस्पोर्शन। सिफेलो पेल्विक डिस्पोर्शन का मतलब क्या होता है कि
पेल्विस तो क्या है, नॉर्मल साइज़ की है, पेल्विस तो क्या है, नॉर्मल साइज़ की है, बट जो बच्चा है वो क्या हो गया, लार्ज साइज़ का होता है। तो इसको तो बोलेंगे सिफेलो। सिफेलो का मतलब होता है बेबी का हेड, पेल्विक यानी पेल्विस, डिस्पोर्शन, डिस्पोर्शन मतलब कि इनका डिस्पोर्शन हो गया है, ठीक है, मतलब कि ये पेल्विस क्या है, छोटी है, और बेबी का हेड क्या है, बड़ा है। और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस अभी मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, बेबी तो क्या होता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन जो मदर की जो पेल्विस होती है ना, उसकी क्या होती है, साइज़ क्या होती है, छोटी रहती है, कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। ओके, फिर चलते हैं माल प्रेजेंटेशन और ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या होता है। माल प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है ना एक फिटस का, तो वो नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं माल प्रेजेंटेशन। और इसका ब्रिज प्रेजेंटेशन बताना है। ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हेड ऊपर है और बेबी की टेल्स क्या है, नीचे है, ठीक है, तो इसको ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर आता है फोर्सेप्स डिलीवरी किस प्रकार से कराओगे, उसके बारे में बताना आपको। प्री मैच्योर लेबर कोज और मैनेजमेंट के बारे में बताना। प्री मैच्योर लेबर का मतलब क्या हो गया, मतलब कि लेबर की 37 वीक्स कंप्लीट होने चाहिए थे, ठीक है, बट 37 वीक्स से पहले ही क्या हो गया, लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो इसको बोले प्री मैच्योर लेबर। जैसे 34 वीक्स पे हो गई, 32 वीक्स पे हो गई, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्री मैच्योर लेबर कहते हैं। फिर चलते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मतलब क्या होता है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मतलब जो लेबर की प्रोसेस क्या होती है, बढ़ गई है, नहीं, मतलब कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना लेबर की प्रोसेस, जैसे कि जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मतलब होता है कि जैसे कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज होती है ना, इनका एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है, जैसे कि ये 4 घंटे में होगी, ये 2 घंटे में होगी, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, और ये जैसे 30 मिनट्स में होगी, तो ये है ना अगर 4 घंटे से ज़्यादा जा रही है, जैसे कि 11 घंटे लगा दिए इसने, और ये 2 घंटे में होनी थी, लेकिन ये इसने ना 10 घंटे से ज़्यादा टाइम ले लिया। ये 3 घंटे में होनी थी, बट इसने है ना 12 घंटे से ज़्यादा टाइम ले लिया, ठीक है, या जैसे कि ये 1 आवर में होने वाली, सॉरी, जैसे ये वाली जो थर्ड स्टेज होती है ना, ये क्या होती है 1 आवर के अंदर होनी चाहिए, बट इसने 3 आवर से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, मतलब कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन से क्या हो गया, बढ़ गया बेबी के डिलीवर होने का। फिर चलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट लेबर, ईटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर और मैनेजमेंट क्या होता है वो बताना है, 2019 में पूछा। फिर आता है ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी, मतलब कि जो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या ओबीजी है, उसके अंदर क्या क्या इमरजेंसीज आती है उसके बारे में आपको बताना है। ये 22, 19 और 21 में पूछा गया है। फिर आता है प्रोम, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये 15 और 12 में 2 बार पूछा गया। एटोनिक यूट्रस हो गया। एटोनिक यूट्रस का मतलब होता है कि आफ्टर प्लेसेंटा के डिलीवर होने के बाद में क्या होता है, जो हमारी यूट्रस होती है ना, वो क्या हो जाती है, लूज पड़ जाती है, उसकी टोनिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको टोन बनाने के लिए हम हाइपरटोनिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, यूट्रोटोनिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, यूट्रोटोनिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, जो इसकी टोनिसिटी को मेंटेन करके रखेगी। यूट्रोटोनिक ड्रग्स के लिए हम कौन सी ड्रग्स उसको प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करेंगे। कौन सी, ऑक्सीटोसिन देंगे, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बाकी और भी दे सकते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ठीक है, वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके एटोनिक यूट्रस हो गया। फिर होता है रप्चर ऑफ यूट्रस, कॉज, डायग्नोसिस, स्कार, रप्चर। देखिए रप्चर ऑफ यूट्रस मतलब कि यूट्रस है हमारा, तो वो रप्चर क्यों होगा, क्योंकि अंदर का जो मटेरियल है, जैसे कि बेबी की साइज़ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, हाइड्रोसोमनिया हो गया, ठीक है, पॉलीहाइड्रोमिनोज हो गया, ठीक है। इन कंडीशन से क्या होगा कि प्रेशर बाहर की जो यूट्रस की मेम्ब्रेन है वहाँ पे बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इसकी कॉज वगैरह होगी, डेफिनेशन में आप ले सकते हो। फिर डायग्नोसिस कैसे करोगे, इस रप्चर ड्यूरिंग द लेबर, तो ये सब आपको बताना और इसका मैनेजमेंट क्या करोगे। फिर आता है कॉर्ड प्रोलेप्स। कॉर्ड प्रोलेप्स का मतलब क्या होता है कि जो कॉर्ड होती है ना अपनी जगह से, मतलब कि कॉर्ड प्रोलेप्स का मतलब होता है कि कॉर्ड अपनी जगह से हट के दूसरी जगह आ जाए, जैसे कि ये मतलब कि प्रेजेंटिंग पार्ट की जगह आ जाए, ठीक है, जैसे कि वेजाइना है ये, ठीक है, तो यहाँ पे ना होनी तो क्या चाहिए थी, बेबी का हेड होना चाहिए था, ये क्या है, बेबी का हेड है, ठीक है, बट जो कॉर्ड है वो कॉर्ड यहाँ होनी चाहिए थी, प्लेसेंटा से चिपकी हुई, लेकिन वो कॉर्ड यहाँ से हट के यहाँ आ जाती है, ठीक है, आपको यहाँ शो होने लगेगी, तो इसे बोलते हैं कॉर्ड प्रोलेप्स। फिर इसका मैनेजमेंट देखना है, क्या करना है आपको। फिर होता है एक्सटर्नल सिफेलो वर्जन, एक्सटर्नल सिफेलो वर्जन, बाई मैनुअल वर्जन और बाईपोलर वर्जन, ये देख लेना एक बार। फिर एक सीजेरियन सेक्शन है, सीजेरियन सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि क्या होता है सीजेरियन सेक्शन, कैसे किया जाता है, ठीक है। सीजेरियन सेक्शन होता है पेट पे कट लगा के बच्चे को बाहर निकालना यूट्रस के अंदर, एब्डोमेन, ठीक है, मतलब कि कट कहाँ लगाएंगे, एब्डोमेन के ऊपर लगाएंगे और फिर यूट्रस के कट लगाएंगे, फिर बच्चे को बाहर निकालेंगे, इसको क्या कहते हैं, सीजेरियन सेक्शन कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इंडिकेशन पता होना चाहिए कब करते हैं अपन, इसके टाइप्स, प्री और पोस्ट ऑपरेशन केयर क्या प्रोवाइड करोगे और मैनेजमेंट क्या करोगे, ये 16 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। फिर आता है डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चे की डेथ हो गई, बेबी की क्या हो गई, डेथ हो गई,
ठीक है, फिटस बेबी नहीं, फिटस की डेथ हो गई। क्या होगी? फिटस की डेथ हो गई। फिटस की डेथ हो गई तो क्या होगा? अब मदर को है ना, एक दुख तो बच्चे के जाने का हो गया, दूसरा हम उसके सीजरियन सेक्शन करके और फिर निकालेंगे तो दूसरा सेकंड पेन उसको वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर बच्चे की साइज़ ज़्यादा है और उसको है ना वेजाइनल डिलीवरी करवाते हैं तो उसको बच्चे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसका हेड को अलग कर दिया। ठीक है, ऑपरेशन के थ्रू छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उस बच्चे के बॉडी के पार्ट्स को वेजाइना के थ्रू बाहर निकाला जाता है डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन के अंदर। ओके, फिर आती है अबनॉर्मलिटी ड्यूरिंग द पोस्ट नेटल पीरियड। लेकिन क्या क्या अबनॉर्मलिटीज आती है पोस्ट नेटल पीरियड के दौरान? तो पिरपीरियल सेप्सिस का मतलब होता है जो पिरपीरियम होती है ना हमारी, तो उसमें क्या हो गया? सेप्सिस बोले तो इन्फेक्शन हो गया। तो उसके कोज क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, प्रिवेंशन कैसे करोगे, मैनेजमेंट कैसे करोगे, वो आपको बताना है। एक होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, तो पोस्टपार्टम हेमरेज क्यों होता है, किस वजह से होता है, कोज बताना है, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स, नर्सिंग मैनेजमेंट और पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। फिर आता है सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। सब इन्वोल्यूशन यूट्रस का मतलब होता है जो हमारी प्यूरपेरियम होता है, वो प्यूरपेरियम क्या होता है कि जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होता है कि उसके अंदर वापस से प्यूरपेरियम का मतलब क्या होता है? प्यूरपेरियम का मतलब होता है कि जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान डायलेटेड हुए थे, अपनी पोजीशन को चेंज किया था, वह अपनी रीपोजिशन गेन कितने टाइम में कर लेंगे? जैसे नॉर्मल होती है 6 वीक। ठीक है, अगर वो 6 वीक के अंदर गेन कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं नॉर्मल इन्वोल्यूशन, और अगर वो नहीं कर पाते तो उसको बोलेंगे सब इन्वोल्यूशन। ठीक है, फिर आता है पोस्टपार्टम ब्लूज़ क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया कि पोस्टपार्टम ब्लूज़ का मतलब क्या होता है और फिजियोलॉजी चेंज। ठीक है, इसको किसके अंदर पढ़ेंगे अपन? कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे ऑफ द पोस्ट नेटल मदर, मतलब कि बच्चे को पैदा करने के बाद में जो मदर है उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो उसके अंदर 3 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक तो होता है पोस्टपार्टम ब्लू हो सकती है, फिर होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन आ सकता है, एक होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है। 3 ये चीज़ें जनरेट होती है फीमेल के अंदर। तो इसके अंदर पूछा कौन सा गया था? पोस्टपार्टम ब्लूज़ पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना एक बार। फिर आता है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये कब पूछा है? 12, 14 और 16 में पूछा गया है। फिर आता है ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन, ये 10 और 18 में पूछा गया है कि ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया था। तो मतलब कि साइज़ का बढ़ना एकदम से, तो उसके बारे में आपको बताना है कि ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। फिर आती है 10th यूनिट, टोटल 12 यूनिट है, 10 यूनिट चल रही है आपकी। तो इन्फेक्शन कंट्रोल इन NICU के अंदर बताना है आपको। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द लो बर्थ वेट के बारे में बताना है, प्री टर्म बेबी के बारे में बताना है कि क्या होगा, और रिसक्सिटेशन ऑफ द न्यूबॉर्न कैसे करना है वो आपको बताना है। PSSR का यूज़ करना है आपको। ठीक है, पोजीशन हो गया, सक्शन हो गया, और ठीक है इनके बारे में आपको बताना है। फिर आता है बर्थ इंजरी क्या कौन कौन सी हो सकती है, टाइप्स बताना है इन न्यूबॉर्न के अंदर। ठीक है, और जो बर्थ इंजरी होती है ना वो मदर के अंदर हो सकती है, फीटस के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो वो आपको बतानी है कि बर्थ इंजरी क्या कौन सी हो सकती है। अब होता है न्यूनेटल जॉइंडिस की फिजियोलॉजी बताना है, टाइप्स और मैनेजमेंट कैसे करोगे वो बताना है आपको। अब चलते हैं यूनिट 11। जो 11 यूनिट है इसके अंदर ओनली फॉर एक ऑक्सीटोसिन है, इसको अच्छे से मार्क कर लेना। बाकी ये पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप दिखाया हुआ है, इनमें से आप पढ़ सको तो पढ़ लेना। बाकी मेरा तो मानना ये है कि जो ऑक्सीटोसिन है उसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर आती है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, लास्ट यूनिट है, कंप्लीट होने वाला है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब आया था वो बताना आपको। न्यू फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में क्या होता है, इसके एम्स, इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ नर्स आपको बताना है। फिर नेशनल पॉलिसीज ऑफ द इंडिया रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ, तो इसके अंदर आप है ना सारे में से 3 क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, एक तो MTP। ठीक है, MTP एक्ट कब आया था? 1971 के अंदर आया था, और जो MTP बिल है वो 2020 के अंदर आया था। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ लेना एक बार, कि इसमें कितने डॉक्टर्स की हेल्प से MTP की जाती है और इसमें कितने डॉक्टर्स की प्रेजेंस में MTP की जाती है। फिर आता है फैमिली प्लानिंग, जो मेथड है वो पढ़ लेना, फैमिली प्लानिंग मेथड को पढ़ लेना। तो इनमें से क्या होता है पर्टिकुलर किसी भी पे भी पूछा जा सकता है, जैसे लास्ट टाइम PPIUCD के ऊपर पूछा गया था, IUCD है उसके ऊपर पूछा गया था। ठीक है, और ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पढ़ लेना। ओके, बाकी और जो आप पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो, सारी लिस्ट इसके अंदर है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है, एक ये भी पढ़ लेना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। लियोनोर्जेस्ट्रोन होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, अनवांटेड 72। ठीक है, तो वो आप पढ़ लेना। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हो। तो चलते हैं आज के लिए यहीं तक। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर हम रिसर्च मैनेजमेंट, OBG और CHN के है ना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो आपकी जो अपकमिंग जो हमारा वीडियो रहेगा रिसर्च से रहेगा। ठीक है, रिसर्च के हर एक टॉपिक को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपसे। रिसर्च के हर एक टॉपिक चैप्टर वाइज चलेंगे, 1st, 2nd, 3rd और 8। तो 8 लेक्चर में 8 चैप्टर को कंप्लीट करने का टारगेट है हमारा, तो वो हम परफॉर्म करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।